सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी में हम ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे जो कि वेस्पर थ्योरी जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनके ज्योमेट्री को, जिनके बॉन्ड एंगल्स को हम वेस्पर थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वेस्पर थ्योरी जो हमारे पास उसका मेन कॉन्सेप्ट था ना, कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। तो ये जो रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे पास इन लेक्चर्स में, यानी इन लिमिटेशंस में क्या हो जाएगा, ये भी डिनाई हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ये लिमिटेशंस हैं। तो वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। आज का लेक्चर है लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी In Vesper theory fails to explain the geometry of transition metals. वेस्पर थ्योरी हमारे पास जो है वो फेल हो गई थी ट्रांजिशन मेटल, जो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी जो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में, और साथ के साथ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑड है, एंड मॉलिक्यूल्स विथ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज होते हैं पूरे मॉलिक्यूल पे। यानी अब डीलोकलाइजेशन क्या होती है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते रहेंगे, ठीक है, और एक तरतीब से मूव करेंगे। यानी लोन पेयर है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, और फिर एक आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर वो जंप कर सकता है लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा, और डबल बॉन्ड एक और पार्ट के ऊपर मूव कर जाएगा और वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसको भी देखेंगे। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल, अब ये क्या है, ये है टेट्रा अमाइन कॉपर आयन। टेट्रा अमाइन कॉपर आयन, इसके साथ कॉमनली क्लोराइड भी लगा होता है, यानी टेट्रा अमाइन कॉपर क्लोराइड। इसका नाम जो है टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कॉपर आयन कहते हैं इसको। अब ये इसका आईयूपैक्ट नेम है टेट्रा अमाइन कॉपर आयन। पॉजिटिव 2 है, अगर यहाँ क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल लगे हों तो ये फिर क्लोराइड बन जाएगा। अब इसको किस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब आप हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस में ना हमारे पास यानी जो हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके पास दो किस्म की वैलेंसीज होती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, बजाहिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बजाहिर जो चार्ज किसी भी कॉम्प्लेक्स पे आपको नजर आ रहा है। लेकिन सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कि वही कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है जितने मॉलिक्यूल्स का है वही आपके पास ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेगा। प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री पे कोई असरअंदाज नहीं होती। लेकिन हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी थी वो इससे बिल्कुल उलट थी। यानी वो ये कहते थे जितने भी कंपाउंड, जितने भी यानी आपके पास सेंट्रल एटम को जो एटम्स हैं उन्होंने घेरा हुआ है, वो सब मिलके, वो सारे बॉन्ड पेयर मिलके ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। देखते हैं, हमारे पास टेट्रा अमाइन कॉपर आयन है इसकी। अब देखें, सबसे पहले तो हम कॉपर को ले लेते हैं ना। कॉपर, इसके अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास हमारे पास 29 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें से वैलेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। इसकी जो है, हम सबसे पहले यानी इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अब कॉपर है, इसके पास एक आर्गॉन, हमारे पास 3d10 4s1, ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब डी है और 4s है। अब 4s के बाद क्या आ जाता है, 4p आ जाता है। 4s के बाद क्या आ जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स में कॉमनली हम आपको प्रिंसिपल को फोकस नहीं करते। 4s 4p और उसके बाद 4d आता है 3d के बाद। इसमें आर्गॉन है,
आर्गोन का हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 10 28 और एक 29, यानी जो 29 इलेक्ट्रॉन है इसके कंप्लीट हो गए। अब क्या होता है, ये डी, इस डी को ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। आपको पता है डी के 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वो मैंने 5 ड्रॉ कर ली। इसको नाम मैंने दे दिया 3D का। उसके बाद यहाँ मैं 4s भी ड्रॉ कर लेता हूँ। 4s का एक ही ऑर्बिटल होता है, और यहाँ 4p भी मैं क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3, इसके 3 ही डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं 4p के। अब इसको बताने के लिए अब देखें 3D में कितने हैं, 10। वैसे तो मैं अपनी आसानी के लिए ऐसे कर रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ही फिल कर दिए, लेकिन पहले 5 होंगे, एक 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 एक, फिर दोबारा से 5 इसके अंदर दोबारा से रिफिल होंगे। रिफिल का तरीका आपको पता होना चाहिए। 4s, 4s में कितना आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो यहाँ जो कॉपर है, यहाँ जो कॉपर है उस पर +2 चार्ज है, तो यहाँ भी +2। ठीक है, अब इस +2 के साथ ये कॉपर भी 27 हो जाएगा, 27। और 27 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ डी में और एस में। डी में आ जाएंगे 9, यानी एक इलेक्ट्रॉन एस से चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डी से चला जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9। यहां तक समझ आ गई इसकी कॉपर की। अब ये चीजें जो है बाद में हमने एक्सप्लेन की हैं, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है या डिफरेंट किस्म की और थ्योरीज हैं, उनकी मदद से हमने जिसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का आपको तस्करा मिलता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पी में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पी में कैसे शिफ्ट होगा, देखो ये एस का भी चला गया ना, एस में भी 0, यानी एस में 0 और डी में 9, तो 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। माइक भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, यानी 9 इलेक्ट्रॉन डी में थे वो कंप्लीट। अब देखो यहाँ अमोनिया के कितने हैं, 4। अब ये जो अमोनिया है, हाँ NH3, ये हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड है, इसके आने से कोई चार्ज नहीं आता। यानी जब भी ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अमोनिया बनाता है NH3 किसी ऐसी स्पीशी के पास, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। अब इसके ऊपर पहले से चार्ज था, तो इसलिए नेट चार्ज क्या आ गया, +2। अगर कोई चार्ज नहीं होगा जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा। जैसे हम BF3 और NH3 का बॉन्ड देखते हैं, तो अब इसमें कितने अमोनिया हैं, 4 अमोनिया हैं, तो वो 4 अमोनिया हम जोड़ देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, इधर P में शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, P। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, यहाँ P में शिफ्ट हो गया, कोई मसला नहीं। अब देखें एक D है, अमोनिया, अमोनिया को हम डाल देते हैं, 4 अमोनिया हमने डालने हैं, एक NH3, यहाँ दूसरा NH3, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ तीसरा NH3 और यहाँ चौथा NH3। तो ये 1 2 3 और 4, 4 अमोनिया यहाँ क्या आ गए, इसके साथ अटैच हो गए, किसके साथ, कॉपर के साथ, जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, +2 चार्ज। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसको निग्लेक्ट कर दो, यही एक इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर की पैरामैग्नेटिक, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक इसको बनाएगा। इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर को ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, बिल्ड कर देता है। अब ये ट्रांजिशन मेटल्स का अलग से टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा अगर मैंने इसका लेक्चर बनाया होगा तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो कॉपर पे क्या है, +2 चार्ज है, तो इस पे अभी स्टिल क्या है, +2 चार्ज, यानी 4 अमोनिया आ गए, उसके बावजूद इस पे क्या है, +2 चार्ज, यानी जो इसी +2 को मैं कह रहा था प्राइमरी वैलेंसी, और ये जो 1 2 3 4 4 अमोनिया है ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो 4 अमोनिया है यही मिलके इसको क्या करेंगे, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये जो इसकी ज्योमेट्री है उसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ ऐसी कोई भी बात वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की, जिसकी वजह से ये जो टेट्रा अमाइन कॉपर आइन है ये क्या बन गया, एक इसकी लिमिटेशन में आ गया। तो अगर मैं अब इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि कैसे हो जाएगा,
दरम्यान में कॉपर है, इस तरीके से अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया। और इसके साथ क्या है हमारे पास, अगर इसको बैलेंस करना चाहे, नहीं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, बैलेंस कर दे, अगर मैं बैलेंस करूंगा तो इसको दो क्लोरीन को अटैच कर दूंगा, लेकिन ज्योमेट्री के साथ इनका ताल्लुक नहीं होगा। और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या बन जाएगी, नजर क्या आ रहा है, एक स्क्वायर है और वो क्या है, प्लेनर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर। यही ज्योमेट्री, ये अब यहाँ जिस ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ ये मालिक्यूलर ज्योमेट्री, यानी यही शेप है। इसको, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहाँ थी, वेस्पर थ्योरी में, और वेस्पर थ्योरी इस कंपाउंड को एक्सप्लेन, इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है ClO2, इसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन। क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ClO2 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहां आपने परेशान नहीं होना, ये असल में HClO2 होता है। HClO2 होता है, ये बॉन्ड दरमियान का इधर शिफ्ट हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज बन के निकल जाता है, यानी प्लस H पॉजिटिव आयन, तो कोई मसला नहीं। अगर ये हो तो फिर आप इसको क्या कह देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी क्लोराइड आयन कहते हैं इसको, क्लोराइड आयन। क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन, CHLO, क्लोराइड आयन, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन। इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज। अब ये देखें, यहां मैंने बात की थी अभी अभी आपके सामने, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको एक बता दी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और इसके साथ कौन से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अब वही डीलोकलाइजेशन शो करके दिखा देता हूं कि हमारे पास किस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। डीलोकलाइजेशन में इस तरीके से डबल एरो शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाला इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसको शो करते हैं, डीलोकलाइजेशन को शो करते हैं, यानी फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इसको हम इसी तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ अगर लोन पेयर लगाने लगा दें कोई मसला नहीं, दो इधर लगा दें और दो इधर लगा दें। अब बुक्स में क्या है, जहां नेगेटिव चार्ज है वहां आपको तीन लोन पेयर मिलेंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। इसी नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, यानी अगर नेगेटिव चार्ज लगा दिया वो दो इलेक्ट्रॉन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बना रहे हैं, फिर आपने ये ख्याल करना है कि अगर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आपने बनाए हैं, जब इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया है और इधर डबल बॉन्ड बनाए हैं, तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे, दो लोन पेयर ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस दो लोन पेयर, यानी ये जो, सॉरी दो लोन पेयर कह रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन का मतलब ही है ये जो नेगेटिव चार्ज। मैं तो समझता हूँ कि अगर आपने ये नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो फिर लोन पेयर की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही लिखें, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, नेगेटिव चार्ज इधर। तो अब देखें, ये इस तरीके से ये क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मुकम्मल तौर पे क्या होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं पूरे मॉलिक्यूल पे, जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको क्या कह देते हैं, डीलोकलाइजेशन कह देते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को भी क्या करता है, ये हमारे पास जो वेस्पर थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं करती। अब सवाल पैदा होता है, इस मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है, इसको तो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसकी जो एक डिस, यानी आप कह दें कि एक डिसिमिलैरिटी है वेस्पर थ्योरी के साथ, वो ये है कि यहाँ जो एंगल बनता है, एंगल अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री का है। आप देख रहे हैं दो लोन पेयर,
आपको फौरन से जहन में मॉलिक्यूल आया होगा H2O का, H2O। H2O में भी कितने लोन पेयर होते हैं? 2। लेकिन बॉन्ड एंगल क्या होता है? 105 डिग्री या 104 डिग्री का। तो 105 डिग्री के एंगल में हमने कहा, यही तो वो बात थी, वो स्टेटमेंट थी जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी ने दी थी कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। तो इसी चीज को अगर यहाँ निगलेक्ट कर दिया जाएगा और रिपल्शन ही नहीं होगी, एंगल जो है घटने की बजाय बढ़ जाएगा, 110 डिग्री पे चला जाएगा। जबकि यहाँ क्या है, 2 लोन पेयर है, तो हम इसको भी क्या मान लेंगे कि ये क्या है, एक यानी यानी आप कह लें ये एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, किसका? वेस्पर थ्योरी में, कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसकी एक एक्सेप्शन है। ऑनवर्ड हम आते हैं, इसको क्लोराइड आयन कहते हैं। अगर हम डिस्कस कर लें क्लोरेट आयन को, तो वो भी तकरीबन इसी तरीके से, उसके भी बॉन्ड एंगल्स, अब इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो क्लोराइड आयन है, सॉरी क्लोराइड आयन हो गया, क्लोरेट आयन है, वो किस तरीके से होता है? Cl डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे नेगेटिव चार्ज। नहीं नेगेटिव चार्ज लगाना, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, कोई मसला नहीं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है क्यों नेगेटिव चार्ज है। H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाता है वाटर की मौजूदगी में, या वैसे भी आसानी से रिलीज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ClO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ClO2 भी यानी माइल्ड थोड़ा सा कह लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये थोड़ा वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी वही सारी चीजें हैं कि एंगल्स के डिफरेंस आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती कौन सी थ्योरी? आपके पास वेस्पर थ्योरी। तो हमने डिस्कस कर लिया, आपके पास टेट्रा है यानी टेट्रा अमाइन कॉपर आइन, जो कि हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। नंबर 2 पे हमने क्लोराइड आइन और क्लोरेट आइन को देख लिया कि इसके बॉन्ड एंगल्स की, इसकी ज्योमेट्री को डिफरेंट हो सकती है, वेस्पर इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी अब देखो ऑड इलेक्ट्रॉन का मैंने नहीं जिक्र किया, लेकिन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन ClO2 में कैसे और ClO3 में कैसे? यही ऑड इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास है 19 इलेक्ट्रॉन। सर कैसे? दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के टोटल कितने होते हैं? 6 दूनी 12, 12 और 7 क्लोरीन के 19 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना हो जाएगा फिर? 19 में आप 6 और ऐड कर दो, 25 इलेक्ट्रॉन। यानी दोनों केसेस में क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन को जो है वो, ये जो वेस्पर थ्योरी है ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती। हमने क्या पढ़ लिया? वेस्पर थ्योरी के फेलियर के मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल्स विद डीलोकलाइजेशन को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। क्यों एक्सप्लेन नहीं करती? डिफरेंट ज्योमेट्रीज आ जाते हैं, डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आगे आ जाती हैं। खैर कॉम्प्लेक्सेस को तो बीबीटी भी सही से एक्सप्लेन नहीं करती, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।